स्वागत है बच्चों आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में। ऑनलाइन क्लासेस के सीरीज़ में आज हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र का लेसन 2 जिसका नाम है संघवाद का अध्ययन करेंगे। संघवाद क्या है बच्चों? यह मैंने लेसन 1 जिसका नाम था सत्ता की साझेदारी उसमें भी चर्चा की है। जिन बच्चों ने सत्ता की साझेदारी लेसन 1 का वीडियो देखा है उन्हें ये लेसन बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ वह वीडियो आप पहले देख लें, तो इस लेसन को आप बहुत ही आसान तरीके से समझ सकेंगे। तो आइए देखते हैं इस लेसन को। संघवाद क्या है? संघवाद से अभिप्राय है एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसके विभिन्न आनुषंगिक साधिक इकाइयाँ राज्य सरकारों के बीच बटी होती हैं। अर्थात बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो सत्ता है वह सत्ता वर्टिकल बेस पर डिवाइड होती है। जैसे वर्टिकल में सबसे ऊपर हमारे देश में क्या है? केंद्र सरकार, और फिर क्या है? सबसे ऊपर केंद्र, फिर उसके नीचे है राज्य सरकार, और राज्य सरकार के अंतर्गत उन बहुत सारी जो प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, लोकल इकाइयाँ हैं, उनका विभाजन किया जाता है। तो इस प्रकार से संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसके विभिन्न आनुषंगिक इकाइयाँ राज्य सरकारों के बीच बटी होती हैं। अर्थात जो सत्ता है वह किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होती है, वह सत्ता विभिन्न स्तरों पर डिवाइड होती है। उसके बाद संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है? संघवाद जो है यह दिया गया है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? तो बच्चों, विशेषता में देखिए, संवाद या संघीय शासन व्यवस्था है जिसमें देश की सत्ता केंद्र सरकार और उसके विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच में बटी होती है। जैसा मैंने अभी बताया, जो हमारे देश का शासन है, प्रशासन है, वह केंद्र सरकार के अंतर्गत ही नहीं है, उसको उन्होंने विभिन्न इकाइयों में बांट दिया है। और इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है, पहली है संघ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। जैसे हमारे यहाँ 2 स्तर हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। दूसरी है विशेषता, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। जैसे केंद्र सरकार है बच्चों, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह पूरे देश का शासन चलाती है, और केंद्र सरकार ने जो विभिन्न राज्य सरकारें हैं उनको शक्तियां प्रदान कर रखी हैं, तो अपने राज्यों पर शासन करना और उनका विकास करना वह राज्य सरकारों को सौंप रखा है। इस प्रकार से जो सत्ता है वह विभिन्न स्तरों पर विभाजित की गई है, और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। हमारा जो संविधान बनाया गया है उसमें विभिन्न स्तर की सरकारों के अंतर्गत जो अधिकार हैं वे भी स्पष्ट हैं। अगली विशेषता है, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकारें अकेले नहीं बदल सकती। यानी अगर कोई सरकार चाहे कि हम और संविधान के जो मौलिक प्रावधान है उसको हम अकेले बदल दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। अगली विशेषता है, केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। पहला तरीका यह है कि 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का, और संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। उसके बाद आइए देखते हैं भारत में संघीय व्यवस्था क्या है इसकी व्यवस्था। तो भारतीय संविधान ने यहाँ की सरकार को एक संघात्मक रूप प्रदान किया है। यानी हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वह कैसी है? संघात्मक शासन व्यवस्था का रूप प्रदान किया गया है। यहाँ विकेंद्रीकरण के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है कि जो सत्ता है उसको विभिन्न स्तरों पर विभाजित करना और अलग अलग स्तर पर उनको डिवाइड करना। संविधान के मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार और राज्य सरकारें।
यानी जो सत्ता थी वो किस में विभाजित थी? संघ सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायत और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। भारतीय संविधान लिखित एवं कठोर है एवं राज्यों के मध्य शक्ति के विभाजन स्पष्ट रूप से लिखे हैं। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका अथवा सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना की गई है ताकि केंद्र एवं राज्यों दो या दो से अधिक राज्यों के बीच उठने वाले विवादों को आसानी से निपटाया जा सके। भारत में संघीय शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार हैं। संघ सूची, प्रतिरक्षा, विदेशी बैंकिंग, संचार और मुद्रा। राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस, व्यापार, कृषि और सिंचाई। समवर्ती सूची में विवाह, गोद लेना, शिक्षा और वन व्यवस्था। जो बाकी है उसमें कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर। भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। उसके बाद देखते हैं विकेंद्रीकरण क्या है। विकेंद्रीकरण जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण यानी मान लीजिए यह केंद्र सरकार की शक्ति है और केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियों को विभिन्न स्तरों पर बांट दिया है, अपने पास में ना रखकर विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकार को बांट दिया। फिर राज्य सरकार ने अपने जो लोकल संस्थाएं हैं उनको बहुत सारी शक्तियां प्रदान कर दी, जिससे कि लोकल के जो व्यक्ति हैं उनको वहीं की समस्या के बारे में पता होता है, बाकी जो महत्वपूर्ण सत्ता है उनको उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। अर्थात इस प्रकार से सत्ता का विभिन्न स्तरों पर विभाजन करना या विभिन्न स्तरों पर उनको क्या कहते हैं विकेंद्रित करना, ये क्या कहलाता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। उसके बाद है स्थानीय स्तर पर लोगों के फैसलों में सीधे भागीदार बनना भी संभव हो जाता है। जो स्थानीय लोग होते हैं अगर उनमें सत्ता की शक्ति ना दी जाए तो जो राज्य सरकारें हैं उनको नहीं लगता है कि स्थानीय स्तर पर कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनका विकास कैसे, उनका समाधान कैसे किया जाए, और यही कारण है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है। उसके बाद स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं। जो स्थानीय जैसे पंचायत हैं और ये ग्राम पंचायत है, ब्लॉक स्तर पर है, बहुत सारी जो लेवल हैं प्रशासन के, इनको जो शक्तियाँ दी जाती हैं इनके माध्यम से हमारे देश में क्या होता है, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं, लोगों की बातें वहाँ तक पहुँचती हैं, उनका विकास होता है और भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का लोकतंत्र मजबूत होता है। और इसके आगे बच्चों, इससे महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को मजबूत किया गया है। जो महिलाएं हैं इनकी आवाज़ भी इस सत्ता के विकेंद्रीकरण के माध्यम से आगे बढ़ती है और उनके विकास का रास्ते सभी खुलते हैं। उसके बाद है बच्चों इस लेसन के जो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और दिए गए हैं। जैसे पहला है संघवाद का क्या अर्थ है, अधिकार क्षेत्र का क्या अर्थ है, हमारे देश में कानून बनाने से संबंधित कितनी सूचियां हैं, विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है, शासन के संघीय तथा एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर हैं, इसे उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें। और क्वेश्चन 6 है संघवाद में किस आधार पर केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ है। और अंतिम क्वेश्चन है संघीय सरकार की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये जो 7 क्वेश्चन हैं इनके सभी आंसर क्रमशः आपको नीचे दिए गए बताया जा रहा है। लेकिन उन आंसर को बताने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि यह जो वीडियो है इसमें सिर्फ संघवाद लेसन 2 के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हीं को बताया गया है। बाकी डिटेल में इस लेसन को अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आवश्यक है कि पहले आप इस लेसन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझें, महत्वपूर्ण छोटे क्वेश्चन को समझें, जिससे कि जो इस लेसन का विस्तृत अध्ययन आपको कराया जाए तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं इस जो क्वेश्चन सीरीज़ के आंसर को। पहला क्वेश्चन है संघवाद का अर्थ क्या है। तो संघवाद का अर्थ है, देखिए, ऐसी शासन व्यवस्था
जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय सरकार और उसके विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों जैसे राज्य सरकारों के बीच बटी होती है, उसे हम संघवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन था अधिकार क्षेत्र। तो अधिकार क्षेत्र का अर्थ है किसी क्षेत्र पर हमारा कानूनन हक होना। इसमें क्षेत्र भौगोलिक सीमा या किसी एक विषय के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। फिर पूछा गया था कितनी अनुसूचियां हैं। हमारे देश में कानून बनाने से संबंधित 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां? 3 सूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है? तो विकेंद्रीकरण का अर्थ है केंद्र की सत्ता से शक्तियां लेकर निचली प्रशासन की इकाइयों को देना। आपको समझ में आ गया होगा विकेंद्रीकरण क्या है। ये सपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके पास सभी पूरे देश की शक्ति है, लेकिन कोई एक शक्ति पूरे देश को नहीं चला सकती है। उस एक शक्ति को देश के विभिन्न भागों में अपनी शक्तियों को विभाजित करना होगा, तभी पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों का विकास होगा। तो ये क्या कहलाएगा? सत्ता का विकेंद्रीकरण। उसके बाद है बच्चों, शासन के संघीय तथा एकात्मक स्वरूपों में निम्नलिखित अंतर है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। तो इसमें क्या अंतर है? पहला है एकात्मक स्वरूप, और एकात्मक स्वरूप को विभिन्न रूपों में दिया गया है। पहला है राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष है, सरकार का वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, भारत में भी ऐसा ही है। और दूसरा पॉइंट है राष्ट्रपति के चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता, भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता, वरन उसे संसद और क्रांति, ये मिसप्रिंट है बच्चों, गलत है, और विधानमंडल के सदस्य चुनते हैं। तीसरा बिंदु है कार्यपालिका अथवा मंत्रिमंडल विधानमंडल अथवा संसद का ही एक भाग होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य संसद के भी सदस्य होते हैं। भारत में यही पद्धति प्रचलित है। और इसका नेक्स्ट बिंदु है प्रधानमंत्री संसद में बहुमत दल का नेता होता है, इसलिए कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच संतुलन बना रहता है। संसद का सरकार पर पूर्ण नियंत्रण होता है। यदि प्रधानमंत्री संसद में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। भारत के प्रधानमंत्री का अस्तित्व संसद में उसके बहुमत पर निर्भर करता है। उसके बाद संघात्मक सरकार, इसका स्वरूप देखिए। संघात्मक जो स्वरूप है उसमें दिया गया है, पहला बिंदु है राष्ट्रपति ही नाम मात्र का और वास्तविक अध्यक्ष है। अध्यक्षात्मक सरकार में प्रधानमंत्री नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार का एक ही स्वरूप विद्यमान है। दूसरा बिंदु है राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में चुना जाता है। ये बच्चों संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद तीसरा बिंदु है कार्यपालिका विधानमंडल का भाग नहीं होती। राष्ट्रपति और उसके सचिव विधानमंडल या कांग्रेस के सदस्य नहीं होते। ये कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, संसद का नाम है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसे ही पद्धति विद्यमान है। उसके बाद अगला बिंदु राष्ट्रपति और संसद के सदस्यों का चुनाव करने के लिए अलग अलग चुनाव होते हैं, अतः जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति भी उसी दल का ही हो जिसमें कांग्रेस के बहुमत प्राप्त हो। अगला बिंदु है संसद का राष्ट्रपति पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति को आसानी से हटाया नहीं जा सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति को उसके 4 वर्ष की अवधि से पहले साधारणतः हटाया नहीं जा सकता। 6 पॉइंट है संघीय शासन प्रणाली के भीतर भारत की शक्तियों का विभाजन समस्त देश की सरकार और देश के विभिन्न प्रदेशों की सरकारों के बीच विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक सरकार अपने अपने क्षेत्र में कानूनी तौर पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। देश की सरकार का अपना अधिकार क्षेत्र होता है और यह देश के अन्य अंगों की सरकारों के किसी प्रकार के नियंत्रण के बिना अपने अधिकारों का उपयोग करती हैं एवं इन अंगों की सरकारें भी स्वयं अपने स्थान पर अपनी शक्तियों का उपयोग केंद्रीय सरकार के
किसी नियंत्रण के बिना ही करती हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की विधायिका अपनी अपनी सीमित शक्तियों का प्रयोग करती हैं। दोनों में किसी के अधीन नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के समन्वयक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है संवाद यह संघीय शासन व व्यवस्था है जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसके विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच में बटी होती हैं। संघीय व्यवस्था की विशेषता है संघ सरकार 2 या 3 स्तरों वाली होती है। विभिन्न स्तरों की सरकारें हैं, एक ही नागरिक समूहों पर शासन करती हैं, परंतु उनके अधिकार क्षेत्र अलग होते हैं। संविधान से इन विभिन्न स्तरों के सरकारों के अधिकार क्षेत्र का विवरण दिया होता है ताकि किसी आपसी संघर्ष की कोई संभावना न रहे। एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था होती है जो केंद्र और राज्यों तथा विभिन्न राज्यों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये था बच्चों लेसन 2 के महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके बाद जो अगला वीडियो है वह आपको इसी लेसन का ही होगा और उसको भी आप बहुत ध्यान से सुने क्योंकि वह लेसन महत्वपूर्ण क्वेश्चन और पूरे लेसन का विस्तृत अध्ययन होगा। तो अगर आपको ये वीडियो बच्चों अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि इस लेसन से संबंधित जो अगला वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए और आप अपने स्टडी को जारी रखें जिससे कि आपका नुकसान भी ना हो। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।